हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है उसके बारे में पहले समझते हैं। सैलरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। चलिए, सबसे पहले हम लोग सैलरी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं। जैसे आप लोगों को कितने लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने आता है? ओके। चलिए, जान के अच्छा लगा कि काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सबको आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए। मिस्टर ए हैं, ध्यान से सुनना, जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जरा समझना। प्रॉफिट एंड लॉस मिस्टर ए बना रहे। उन्होंने उनके पास ना बच्चों, उन्होंने बैंक से लोन लिया। ध्यान से समझना। मिस्टर ए हैड टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक। लोन लिया 5 लाख रुपीस का। और इस लोन के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने 2 जगह। एक डिवेंचर में और दूसरा शेयर में। यहाँ पे उन्होंने 3 लाख इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने 2 लाख इन्वेस्ट किया। अब वो लोन लिए, लोन टेकन फ्रॉम बैंक है। लोन लिया। यहाँ पे जब लोन लिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनको इंटरेस्ट रिसीव होगा। यहाँ पे उनको इंटरेस्ट, यहाँ पे उनको इंटरेस्ट रिसीव होगा। 10,000। यहाँ पे उनको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिलेगा, मान लेते हैं 8,000। ठीक। और यहाँ पे वो, यहाँ पे जो ये 5 लाख रुपया उनको मिला है, लोन लिया है, तो यहाँ पे उनको इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट पेड टू बैंक एट द रेट।
एक मिनट, यहाँ पे 10,000 ना लेके, वन लाख मिला मान लो, तो यहाँ पे 80,000 मिला। तो यहाँ पे उनको @10% 50,000 उन्होंने इंटरेस्ट किया। सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैं अगर चाहूं तो इसका भी ब्रेकअप कर सकता हूं। अब उन्होंने मिस्टर ए ने इस तरह से अपना बैलेंस शीट बनाया, यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट पेड, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 उन्होंने, और यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कितना है उनको, 1 लाख। यहाँ पे लिखा डिविडेंड, ब्रैकेट में लिख दिया उन्होंने एग्जेम, इनकम टैक्स के पर्पस के, ये हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं बच्चे, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स पर्पस, लेस 0। तो ये कितना हुआ उनको, 1 लाख का टोटल हो गया, 1 लाख का टोटल। अब वो बता रहे हैं कि टू, वो बता रहे हैं टू नेट प्रॉफिट 50,000। अच्छा, अब ये स्टोरी समझ में आया क्या। मिस्टर ए जो हैं, उन्होंने 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख का लोन के पैसे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो जगह इन्वेस्टमेंट किया, एक तो डिवेंचर में और दूसरा शेयर्स में, ठीक है। 3 लाख डिवेंचर में, 2 लाख शेयर्स में, 3 लाख डिवेंचर्स में उन्होंने 1 लाख कमाया इंटरेस्ट, यहाँ इनकम। 2 लाख के शेयर्स पे 80,000 कमाया, लेकिन वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, आपको पता है, तो उन्होंने एग्जेम्प्ट लिख दिया। और जो लोन 5 लाख का लिया था उस पे वो उन्होंने 50,000 का इंटरेस्ट पे किया, तो पे किया तो एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में लिख दिया। अब उनको जो है एक्चुअली इनकम कितना हुआ बच्चों, 50,000 रुपये का, ये 50,000 का नेट प्रॉफिट हुआ। तो अब वो टैक्स कितने पे भरेंगे, 50,000 रुपये की। तो इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया कि सर हम 50,000 रुपये का टैक्स भरेंगे। तो ये जो इन्होंने पीएनएल अकाउंट बनाया वो सही बनाया क्या, बोलो, सही बनाया या गलत बनाया। सही बनाया है या गलत बनाया इन्होंने, पीएनएल अकाउंट राइट और रॉन्ग है, पीएनएल अकाउंट इज राइट और रॉन्ग। राइट है, गुड गुड, वेरी गुड, यस, पीएनएल अकाउंट जो है वो राइट है। चलिए, तो राइट है, ओके। लेकिन जब ये आप लोग अभी देखना, अभी आप लोग रॉन्ग बोलेंगे, ये जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके गए, तो वही एक ये था, इनकम टैक्स ऑफिसर था। इनकम टैक्स ऑफिसर बोला मिस्टर ए को, सर आपने ये जो पीएनएल अकाउंट बनाया ना, वो राइट नहीं है, रॉन्ग है, इससे हम नहीं मानते, इसे हम नहीं मानते। आपने जो पीएनएल अकाउंट बनाया वो दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है, वो रॉन्ग है सर, दैट इज योर टोट। तो अब ये क्यों रॉन्ग है, उसके बारे में जरा समझिए, क्यों वो रॉन्ग बोल रहा है। वो बोला सर, आप जरा समझिए, आपने यहाँ इंटरेस्ट लिया, ठीक है, ये जब डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो ये जब ये 2 लाख की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो इस 2 लाख के ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो भी आपको एग्जेम्प्ट लेना होगा। बात समझो, ये 2 लाख जब इनकम एग्जेम्प्ट है,
2 लाख, इन 2 लाख के ऊपर जो इनकम आया वो एग्जेम्प्ट है। तो इस 2 लाख से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा। देखो उसने क्या किया, उसने एक्सपेंसेस को, आपने ये लोन पे 5 लाख पे 50,000 इंटरेस्ट पे किया, लेकिन आपका ये जो 2 लाख थे उसने इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। देखो इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड वाला जो है 2 लाख, डिविडेंड वाला जो है वो एग्जेम्प्ट किया। फिर इंटरेस्ट पेड टू बैंक, डिवेंचर के लिए जो पे किया, आप जरा समझना। तो यहाँ पे इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट बता रहा है मिस्टर ए को, सर आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है वो गलत बनाया है। कैसे? आपने ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट किया, यस हम भी बोल रहे हैं डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट है तो इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए। कैसे? देखो ये 5 लाख का आपने लोन लिया, ठीक है सर, 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करो 50,000, ठीक है सर, लेकिन इस 5 लाख में से 2 लाख तो आपने शेयर के लिए यूज किया ना। इस 5 लाख का, 5 लाख में से 2 लाख का शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो शेयर्स वाले जो इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट पे करोगे वो हम आपको नहीं देंगे कि वो एग्जाम्प्ट, क्योंकि उसकी इनकम एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी एग्जाम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट डिवेंचर के लिए किया है और डिवेंचर वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है, इसलिए उसका हम एक्सपेंसेस भी यहाँ आपको माइनस करने देंगे। तो समझ में आया आपको? तो मुझे बताओ फर्स्ट वाला राइट है या सेकेंड वाला राइट है? इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोला मिस्टर ए को कि सर डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है, तो डिविडेंड इनकम से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए। बराबर है? क्योंकि अगर आप इसके इनकम को, इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भर रहे हो तो इसके इनकम के ऊपर ये क्यों लोगे, एक्सपेंसेस का क्यों डिडक्शन लोगे, क्यों माइनस करोगे? जब इनकम एग्जेम्प्ट है, उससे रिलेटेड इनकम एग्जेम्प्ट है, तो खर्चे को क्यों माइनस करोगे? बराबर है? तो मुझे बताओ कौन सा वाला राइट है, आप लोग अभी बताएंगे। जो फर्स्ट वाला है या जो इनकम टैक्स? सेकेंड वाला राइट है, ओके। सेकेंड वाला राइट है। तो अब मिस्टर ए ने बोला कि नहीं सर, आप ये गलत बात बोल रहे हो। मिस्टर ए ने इस बात को लेके उन्होंने चैलेंज किया। चैलेंज किया क्या? चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले, उन्होंने केस किया, बोला सर हमें ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। वहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर ने अपना यही दलील रखा, यही ये रखा कि हमने इनकी जो डिविडेंड इनकम 2 लाख की है वो एग्जेम्प्ट है, इसलिए उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। अब मिस्टर ए का तर्क सुनो। मिस्टर ए बोला माई बाप, सुनो सुनो, मिस्टर ए बोला माई बाप, मैं अकेला, मेरा बिजनेस एक है, मेरा बिजनेस एक है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अपना एक ही बना रहा हूँ, सेपरेट नहीं, अलग अलग तो बना नहीं रहा हूँ कि डिविडेंड के लिए अलग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ, डिवेंचर के लिए अलग बना रहा हूँ, और मैंने जो लोन लिया वो भी साथ में ही लिया। तो मैं अपने एक्सपेंसेस को क्लासीफाई तो कर नहीं रहा हूँ कि नहीं ये डिविडेंड वाला एक्सपेंसेस है, ये डिवेंचर वाला एक्सपेंसेस है। मैंने जस्ट 5 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो अब मैं उस इंटरेस्ट को 50,000 लिखना चाहता हूँ, तो मैंने तो क्लासीफाई किया ही नहीं है। तो मैं तो पूरा का पूरा, मुझे तो यही पता है कि मैंने बैंक को इंटरेस्ट 50,000 का पे किया है। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उसको क्लासीफाई करो अलग अलग पार्ट में, मुझे तो बस यही पता है ना कि इंटरेस्ट मैंने 50,000 का पे किया और वो मेरा एक्सपेंसेस है, वो मैंने एक्सपेंसेस ले लिया।
और ये डिविडेंड गवर्नमेंट ने खुद बोल रखा है कि एग्जेम्प्ट है, इसलिए मैंने एग्जेम्प्ट ले लिया। तो अब मुझे बताओ, ये दोनों साइड का आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में डिसीजन दिया होगा, मिस्टर ए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में? बताओ आप, मिस्टर ए के फेवर में डिसीजन हुआ होगा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में? चलिए बताइए फटाफट, चैट बॉक्स में आप लिखिए फटाफट जो भी आपको समझ में आए। सर लेकिन मिस्टर ए प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है ना। यस बेटा, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो टैक्स भी ज्यादा भरना पड़ेगा, इसलिए आप समझे नहीं, मिस्टर ए प्रॉफिट क्यों कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा मतलब टैक्स ज्यादा, इसलिए मिस्टर ए प्रॉफिट कम करना चाहे। ओके, अब आप सारे लोग बोल रहे हैं कि मिस्टर ए के फेवर में नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन आना दिया होगा सुप्रीम कोर्ट ने हमारी। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको जान के हैरानी होगी कि इनकम टैक्स जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो इनकम टैक्स के फेवर में नहीं था, वो मिस्टर ए के फेवर में था। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स के ऑफिसर से पूछा, जो आप ये बात बोल रहे हो कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उससे रिलेटेड खर्चा भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट, then related to that expenditure, that related to that income, all expenses are also exempted. Once again I am repeating, तो क्या ऐसा प्रोविजन है, क्या ऐसा कोई सेक्शन आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स एक्ट में है? तो मिस्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला नहीं सर, ये तो अंडरस्टूड है, ये समझने वाली बात है, इसमें क्या बोलने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ये समझने वाली बात क्या है। तो मिस्टर ए ने अपने तरह से, अपने मन से, अपने अकॉर्डिंग समझा, तो अब वो नहीं लेना चाहते, एग्जाम्पशन नहीं लेना चाहते एक्सपेंसेस का, तो आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। क्या आपने ये ऐसी कोई बात लिखी है? तो मिस्टर ए ने बोला, ये सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला नहीं सर, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट, देन expenses related to that particular income is also exempt, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। इसलिए जो ये डिसीजन है वो मिस्टर ए के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि जैसे मिस्टर ए चीट कर रहे हैं गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वैसे काफी लोग और भी चीट कर सकते हैं। तो तब उसी तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये जो बातें आप बोल रहे हो आपके इनकम टैक्स एक्ट में कहीं लिखी हुई है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला नहीं सर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तुरंत क्या एक काम किया, और यहाँ पे सेक्शन 14A, सेक्शन 14A, वन सेकेंड रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग, सेक्शन 14A लिखा, जिसमें अब मैं आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने का जरूरत है कि सेक्शन 14A में क्या लिखा होगा। देखो वही बातें जो मिस्टर ए के साथ चैलेंज डिस्प्यूट हुआ था, उसी बातों को अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 14A में लिखा। अब मैं आप लोगों को आप पता चल गया रहेगा कि सेक्शन 14A क्यों आया, किस लिए आया। रेस्ट्रिक्शन, देखो यहाँ पे लिखा है, restriction on allowability of expenditure incurred for earning exempt income, non-taxable income, that is section 14A। यहाँ पे देखो लिखा गया है, expenditure earned incurred to earn exempt income shall not be allowed as deduction while computing the income under the head, since the exempt income is not taxable. If any income is exempt, then the expenditure related to that particular income is also exempt। तो अब सेक्शन 14A आने के बाद ये चीजें तो क्लियर हो गई है कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उससे रिलेटेड लॉस भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट। तो पहले जब सेक्शन 14A नहीं था तब मिस्टर ए ने ऐसा चीटिंग किया, लेकिन अब सेक्शन 14A है तो क्या कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उससे रिलेटेड लॉस या एक्सपेंसेस भी एग्जेम्प्ट होगा क्या बच्चों? इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट,
then expenditure or loss related to that particular income is also exempt. नाउ अब हमारा सेक्शन 14A आया है, तो अब सेक्शन 14A के आने के बाद आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उससे रिलेटेड लॉस, उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर is also exempt, is also not allowed as deduction. डिडक्शन का मतलब वो इससे इग्नोर कर देना होगा, नहीं लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखो इग्नोर कर दिया, लिया नहीं है। तो आई होप सबको सेक्शन 14 ये समझ में आया, सेक्शन 14 ये समझ में आया। यस, गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, सेक्शन 14 ये आया समझ में, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग सेक्शन 14A के आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब जरा ध्यान देना, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिया में जो भी पर्सन है, चाहे कोई भी इनकम अर्न करे, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड्स ऑफ इनकम है? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब ऑब्जेक्टिव में पूछा, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट देयर आर 5 सोर्स ऑफ इनकम। ये स्टेटमेंट ट्रू और है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? गुड। बाकी लोग क्या सोचते हैं? रोल नंबर 5 को लग रहा है ट्रू है, बाकी लोग क्या सोचते हैं? गुड, रोल नंबर 5, सॉरी रोल नंबर 4, वेरी गुड। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? ट्रू है। According to Income Tax Act, there are 5 heads of income. Once again, I am repeating. According to Income Tax Act, there are 5 heads of income. बच्चों ध्यान रखना, मैं बोलते टाइम क्या बोल रहा हूं? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट देयर आर 5 हेड ऑफ इनकम, नॉट अ सोर्स। सोर्स कैन बी अनलिमिटेड, सोर्स आपका अनलिमिटेड। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देयर आर नॉट अ 5 सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स आपके 1000 सोर्स हो सकते हैं आपके इनकम अर्न करने के। देखो, मैं 15 जगह जॉब कर रहा हूं, मैं 15 अलग अलग कंपनियों में जॉब कर रहा हूं, तो देयर आर 15 सोर्स ऑफ इनकम। बट जॉब कर रहा हूं तो हेड एक ही है, सैलरी। मुझे हर जॉब से क्या मिल रहा होगा? सैलरी, तो सैलरी हेड है। लेकिन मैं अलग अलग 15 जगह जॉब कर रहा था तो 15 सोर्सेस थे। मेरे 5 हाउस प्रॉपर्टी है, मेरे 5 घर हैं अलग अलग, तो कितने सोर्स हो गए हैं? 5 सोर्सेस हैं अलग अलग घर के। लेकिन हेड अगर बात करा जाए तो एक ही हेड, हाउस प्रॉपर्टी। मेरे पास 4 अलग अलग बिजनेस है अलग अलग चीजों के, तो मेरे पास अलग अलग चीजों के 4 बिजनेस है, तो कितने सोर्स है इनकम के? 4। लेकिन मैं अगर बात करूं तो हेड क्या है? पीजीबीपी है। ठीक है, तो उसी तरह से कैपिटल गेन, और बाद में बचा जो रहेगा अदर सोर्सेस। तो मतलब हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, नॉट अ सोर्स, 5 हेड्स ऑफ इनकम। ध्यान रखना, 5 हेड ऑफ इनकम है, ध्यान रखना। लेकिन सोर्स कितना है बच्चों? कितने सोर्स हैं? कितनी सोर्स ऑफ इनकम है? सोर्स ऑफ इनकम कितनी हो सकती है? जैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड से ज्यादा आप इनकम अर्न कर ही नहीं सकते। वेरी गुड, रोल नंबर 9। सोर्स कैन बी अनलिमिटेड,
ठीक है, सोर्स का कोई भी लिमिट नहीं है, सोर्स कैन बी अनलिमिटेड। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये लिखा गया है हेड्स, ये 5 हेड्स है जो अभी अभी मैंने लिखा। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, टैक्सेबल ड्यू और रिसीट। अभी ये चीजें मैं आपको डिटेल में, अभी 5 जो अलग अलग हेड है, वो 5 अलग अलग चैप्टर हैं अभी हमारे। जो 5 यहाँ पे हेड है, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो 5 चैप्टर्स हैं अभी हमें अलग अलग। तो आज हम लोग सैलरी की बात करने वाले हैं। आज हम लोग कौन से चैप्टर की बात करने वाले हैं? सैलरी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि सैलरी की बात करें, सैलरी की, तो सैलरी का मतलब आप क्या समझते हो? अभी ऐसे तो आपको लगता रहेगा, अभी तक लगता था कि सैलरी एक बहुत छोटा सा वर्ड है, जॉब हम करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉयर सैलरी देता है वही बस सैलरी है, उतने में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। अब आप इनकम टैक्स में जानेंगे सैलरी कितना बड़ा और कितना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। सैलरी चैप्टर में इनकम, अब हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है। देखिए, चैप्टर 3, इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब ये सैलरी चैप्टर में 3 सेक्शन, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, देयर आर 3 सेक्शन विच इज अप्लीकेबल टू इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले हमने बताया कि हम सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, अगर मैं आपको बार बार बोल रहा था कि कोई बच्चा नया तो नो सॉरी, कोई भी स्टूडेंट पुराना टेक्स्ट बुक नहीं लेगा, क्योंकि हर साल इनकम टैक्स में कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। तो जो भी चेंजेस होंगे उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, जरा देखिए, हेलो, इनकम अंडर द हेड सैलरी, कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये आप डिटेल में आप मत जाइए, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक, हम आपको बताएंगे सारी चीजों का मतलब। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी यहाँ पे है। एड इनकम बाय वे ऑफ अलावेंसेस, अलावेंसेस का मतलब आपने नाम सुना होगा कभी कभी, डियरनेस अलावेंसेस, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं। ठीक है, वो सारे अलाउंसेस को यहाँ पे ऐड करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। अच्छा, अब ये आपके लिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट इसके पहले ये वर्ड सुना होगा, परक्यूजिट्स। कितने लोगों ने ये वर्ड, अलावेंसेस तो सुना होगा आपने, HRA हाउस रेंट अलावेंसेस, डियरनेस अलावेंसेस, DA, TA, लेकिन परक्यूजिट्स कितने लोगों ने ये वर्ड सुना रहेगा, सुना था? यस, ओके, रोल नंबर 29 ने सुना था, रोल नंबर 10 ने। अगर सुना होगा तो, या बहुत, अगर जिसका मेमोरी स्ट्रांग होगा, तो पिछले साल जब मैं लेबर कॉस्टिंग पढ़ा रहा था तो वहां पे ये वर्ड आया था। तो आप कितने लोगों को याद है, उतने लोगों को। रोल नंबर 29 आपने कहाँ सुना था ये वर्ड, और क्या मतलब है इस वर्ड का आपके अकॉर्डिंग? प्लीज अनम्यूट योर माइक। या रोल नंबर 10 आप भी बता सकते हो। सर मुझे ना एक्चुअली नहीं आ रहा याद, क्या लेकिन हो? मैंने सुना है बहुत जगह पे। अच्छा, सुना है, मीनिंग नहीं पता, ओके गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। रोल नंबर 10। ओके, चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी उसके ऊपर मीनिंग में नहीं जाएंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर सेक्शन है, परक्यूजिट्स के ऊपर ही सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 है। तो जब हम वो सेक्शन 17 पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज परक्यूजिट। ठीक है, तो अब हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, परक्यूजिट्स के ऊपर क्या है। फिलहाल आप ये समझो कि ये तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो हमें ग्रॉस सैलरी मिलता है।
ग्रॉस सैलरी में से ये डिडक्शन माइनस करिए। अंडर सेक्शन 16 डिडक्शन, अंडर सेक्शन 16 देयर आर 3 डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, सैलरी चैप्टर में देयर आर 3 डिडक्शन आर अवेलेबल। 3 डिडक्शन है। पहला अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 स्टैंडर्ड या स्टैट्यूटरी, स्टैंडर्ड या इसको आप बोल सकते हो स्टैट्यूटरी, इसको हम लोग एक वर्ड, स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब कोई बताएगा? स्टैट्यूटरी और स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई स्टूडेंट बताएगा? अंडर द लॉ, वेरी गुड, रोल नंबर 38। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है अंडर द लॉ, और एक वर्ड होता है एज पर द लॉ, एक और वर्ड होता है। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है कंपल्सरी, मैंडेटरी। ठीक है, मतलब ये आपको करना ही करना है, इसके लिए आप, ये आप इधर उधर नहीं कर सकते, ये ऑप्शनल नहीं है आपको। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया स्टैट्यूटरी एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेदर यू आर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेदर यू आर पार्ट टाइम एम्प्लॉय, वेदर यू आर फुल टाइम एम्प्लॉय, वेदर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो, रेगुलराइज एम्प्लॉय हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, आपको ये स्टैट्यूटरी और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए का, मैक्सिमम 50,000 रुपए का। ध्यान रखना कितना, मैक्सिमम 50,000 रुपए का, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। हाँ, उससे कम जरूर ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन इससे कम जरूर ले सकते हो। ठीक है, अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, सर ये यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में क्यों नहीं लिखा स्टैट्यूटरी? क्योंकि ये सारे लोगों को अप्लीकेबल नहीं है, ये इसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ ही लोगों के लिए अप्लीकेबल है। नाउ अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 प्रोफेशनल टैक्स, ये भी कुछ लोगों के लिए अप्लीकेबल है। हालांकि ये तीनों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अब ये तीनों आप ऐड करके माइनस करोगे तो आपको मिल जाता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। देखो, मैं बार बार आपको फाइनेंस एक्ट के बारे में बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फाइनेंस एक्ट के बारे में बताया था, और तब मैंने ये भी बताया था जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं इस साल, वो कौन से फाइनेंस एक्ट को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, हम कौन से फाइनेंस एक्ट को फॉलो करके पढ़ रहे हैं, मैंने तब करंट ईयर। बताया था। फाइनेंस एक्ट 20 कैसे, देखो यहाँ अगर फाइनेंस एक्ट हम 20 को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो मैंने बताया था उस टाइम पे कि फाइनेंस एक्ट 2020 में जो भी चेंजेस हुआ रहेगा उसको हम फॉलो करेंगे। ये हमारा इसी तरह से तो है ना, ये हमारा 20, 21, 22, ये हमारा प्रीवियस फाइनेंस एक्ट 2020 को हम फॉलो कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर हमारे लिए 2021 है, और असेसमेंट ईयर 21, 22 है। फाइनेंस एक्ट जो एक्ट 2020 में जो भी चेंजेस हुआ रहेगा उसे हम फॉलो करेंगे। तो देख सकते हो ये जो पहला चेंजेस है फाइनेंस एक्ट 2020 में वो आया था। अब ये चेंजेस अब जो पिछले साल के स्टूडेंट है वो लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो वो ये चेंजेस के बारे में नहीं पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट ने कौन सा एक्ट को फॉलो किया था, फाइनेंस एक्ट 2019 को। समझ में आया? तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई पुराना टेक्स्ट बुक है तो उसमें माइट भी कहीं कुछ अलग लिखा हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैं बार बार आपको बोला था कि टेक्स्ट बुक आप लोग नया लेंगे। ठीक है, अगर पुराना लिया है तो भी अगर ये चेंजेस आप उसमें नोट डाउन करते रहे, अगर किसी ने ओल्ड टेक्स्ट बुक लिया है तो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑल, मतलब ये तीनों डिडक्शन, ऑल थ्री का मतलब ये तीनों डिडक्शन, ठीक है, would not be available in case of an employee being an SSC who opts for provision section 115 BAC फाइनेंस एक्ट 2020। अब ये 115 BAC क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जब टैक्स पढ़ेंगे, जब हम टैक्स का एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि 115 BAC क्या है, इसका क्या एक्चुअली। मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए।
एक्चुअली नॉर्मली हमें 2,50,000 इस तरह से, हमारा नॉर्मल स्लैब रेट क्या है, हमारा ये नॉर्मल स्लैब रेट इस तरह से है। गवर्नमेंट ने बोला सर अगर आप 2,50,000 तक कमा रहे हैं तो आपको 0% टैक्स है, लेकिन अगर आप सर 5 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको सर ना 5% टैक्स भरना होगा। अगर आप 10 लाख तक कमा रहे हो तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर आपको 20% भरना होगा। अगर आप 10 लाख से ऊपर कमा रहे हो, अबाउट 10 लाख कमा रहे हो, तो आपको 30% भरना होगा। ये हमारा नॉर्मल स्लैब रेट है। लेकिन इस स्लैब रेट में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ रखा। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा क्या किया, इस तरह से 0%, 10%, 15%, 20%, फिर से 30%, इस तरह से, मतलब ये थोड़ा, यहाँ 5 के बाद डायरेक्ट 20 था, यहाँ पे 5 के बाद क्या होगा, सॉरी 5 के इस 5, 10, 15, 20 और 30 है, इस तरह से। मतलब देख सकते हो आपका स्लैब रेट ज्यादा हो गया। मतलब जहां आपको डायरेक्ट 20% भरना पड़ रहा था, वहां कितना भरना पड़ेगा, 10%। जहाँ 30% भर रहे थे वहां 15%, वहां 20%, वहां 30%। तो मतलब क्या बच्चों, ये पहले वाले केस में आप टैक्स ज्यादा भरोगे, यहाँ वाले में कम। तो गवर्नमेंट ने चॉइस दिया। यही आपका सेक्शन जो है ना, ये वाला सेक्शन, ये ये वाले सेक्शन में यही बातें बताई गई, ठीक है। ये रेट, तो ये रेट अगर आप, ये गवर्नमेंट ने चॉइस दिया कि आप ये वाला रेट चूज करना चाहते हो कि ये वाला रेट। अब आप एज अ, आप कौन सा वाला रेट से टैक्स भरना चाहेंगे, फर्स्ट वाले या सेकेंड वाले से? फर्स्ट वाले रेट से टैक्स भरना चाहेंगे या सेकेंड वाले से? सेकेंड वाले से। तो गवर्नमेंट ने, देखो गवर्नमेंट भी अपना कभी नुकसान नहीं करना चाहती बच्चों। अगर हम नॉर्मल, अभी हम लोग इतना, हमारा छोटा सा दिमाग इतना चल गया है कि हम अपना फायदा देख के सेकेंड वाला ऑप्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटी तो बेटा आप सेकेंड वाला ही करिए, लेकिन अगर आप सेकेंड वाला लेते हैं तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये 50,000 का जो आप माइनस करने वाले थे नहीं मिलेगा। ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस है वो नहीं मिलेगा। सपोज यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सपोज, यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ यहाँ 4 लाख है, और यहाँ पे आपको मान लेते हैं ये डिडक्शन लेके आपका 2 लाख आया, मान 2 लाख नहीं, मान लेते 1.5 आया, तो यहाँ पे आपको 2.5 है टैक्स। तो अगर आप फर्स्ट वाले केस में टैक्स भरते हो, फर्स्ट वाले केस में टैक्स अगर आप भरते हो, टू पॉइंट फर्स्ट वाले केस में भरते हो टैक्स, तो आपको कितनी की इनकम पे टैक्स भरना होगा, 2.5 लाख में। लेकिन सेकेंड वाले केस का अगर आप लेते हो, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप सेकेंड वाले में जाओगे तो ये हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, ये आप हम डिडक्शन नहीं देंगे। तो आपको सेकेंड वाले केस में कितने पे टैक्स भरना है, 4 लाख पे। अब आपको बातें समझ में आई। अगर आप फर्स्ट वाले में टैक्स का रेट ज्यादा है तो इनकम कम हो गई, सेकेंड वाले में टैक्स का रेट कम है तो इनकम ज्यादा हो गई। तो ये आपको चेक करना होगा एज अ टैक्स पेयर, एज अ एसएससी, आपको कौन से वाले से ज्यादा फायदा हो रहा है, फर्स्ट वाले से फायदा हो रहा है या सेकेंड वाले से। तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि आपको फर्स्ट वाला चूज करना है या सेकेंड वाला। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? तो आप ब्लाइंडली नहीं बोलोगे कि हमें फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है या सेकेंड वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हालांकि अब ये जो चीजें है, मैं आपको जो भी चीजें पढ़ाऊंगा वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। बाद में जब हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तब हम बात करेंगे कि हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर रहे हैं या सेकेंड वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या आप लोगों को? समझ में आया बच्चों आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंडीशन फॉर चार्जिंग इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। गवर्नमेंट ने कंडीशन रखा कि हम किसी, अब देखो, हम किसी भी इनकम को सैलरी नहीं बोल सकते ना। गवर्नमेंट ने बोला जो सैलरी से रिलेटेड जो इनकम होगी उसी को सैलरी के हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि हमें कैसे पता चलेगा
कि ये जो है कोई भी पर्टिकुलर इनकम वो सैलरी इनकम है। इसको पता करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा लॉजिक बताया। बोला कैसे पता चलेगा कि वो सैलरी इनकम है, तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा लॉजिक बताया। क्या बोला? इफ देयर इज अ रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप? इफ देयर इज अ रिलेशनशिप, अगर गवर्नमेंट ने इतना ही लिख के छोड़ दिया तो लोग क्या समझेंगे? रिलेशनशिप कौन सा वाला? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंडशिप वाला, मॉम डैड, भाई बहन, ये रिलेशनशिप क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा नहीं, ये वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए हमें। इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, देखो इफ यहाँ पे बोला गया इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अंडर द हेड सैलरी कब टैक्सेबल होगा सैलरी में? ओनली इफ देयर इज एग्जिस्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है तो किसके बीच में? पेयर एंड पेई, जो इनकम पे कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, पेयर एंड रिसीवर के बीच में अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है तो वो इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगा। देखो यहाँ पे बोला गया मीनिंग ऑफ सैलरी, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स वही बोला गया। इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन एज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, अगर किसी दो पर्सन के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, देन वॉट एवर इनकम, then whatever amount, monetary or non-monetary, cash or kind, is received by employee from its employer, that amount will be charged to tax in the hands of employee as a salary। समझ में आया आपकी कौन सी इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी? सैलरी में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? अगर एम्प्लॉय, देखो इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन एज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, अगर किसी दो पर्सन के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप डेवलप होती है, व्हाट इन दैट केस वॉट एवर अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर, that entire amount will be taxable in the hands of employee as a salary। समझ में आया? चाहे वो मॉनेटरी इनकम हो या नॉन मॉनेटरी हो। अब ये नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी क्या होता है, आगे इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना बातें समझ में आई कि कौन सी पर्टिकुलर इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी। सैलरी के हेड में क्या क्या आएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आई होप आपको बातें समझ में आएगी कौन सी चीजें सैलरी में आएगी और कौन सी चीजें नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। ये लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं। एवरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड वुड बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। जरा अब ध्यान रखना, अब जरा ध्यान रखना, मुद्दे की बात आई। मान लेते हैं एक मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो पी क्यू, मिस्टर पी, मिस्टर पी के पास जॉब कर रहे हैं। मिस्टर पी जो है मिस्टर बी के पास जॉब कर रहे हैं और मिस्टर बी जो है वो एम्प्लॉय बॉस हैं, क्या है, एम्प्लॉयर हैं। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को अपॉइंट किया अपने कंपनी में एज अ एम्प्लॉय, एज अ एम्प्लॉय। अब मिस्टर ए का जो सैलरी है, ऑफिस में जॉब करते हैं मिस्टर बी के, और उनका जो सैलरी है वो 50,000 मंथ है, पर मंथ। ये क्या मुझे बताओ, ये इनकम फ्रॉम सैलरी, ये जो 50,000 सैलरी मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, टैक्सेबल होगा, यस और नो? होगा या नहीं होगा? होगा। बहुत बच्चों वैसे नॉर्मल सी बात, यही तो मैं बताया अभी कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप डेवलप होता है और वॉट एवर अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एम्प्लॉयर मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी के बारे में बताया गया। मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी के बारे में बताया गया। मिस्टर बी का अभी मैंने बताया, मिस्टर ए जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मिस्टर
बी का एक पर्सनल कंप्यूटर है उनके घर पे, पर्सनल कंप्यूटर वो खराब हो जाता है। तो बाहर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर मंगाने से अच्छा मिस्टर बी क्या सोचते हैं, मिस्टर ए को बोलते हैं, मिस्टर ए सुनो मेरे घर पे एक कंप्यूटर है वो खराब हो चुका है, क्या क्या प्रॉब्लम है जरा देख लो। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी का पर्सनल कंप्यूटर ठीक किया, और उस पर्सनल कंप्यूटर ठीक करने के बदले में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 2000 रुपीज पे किया। अब मुझे बताओ, ये 2000 जो पे कर रहे हैं वो कौन पे कर रहा है, मिस्टर बी जो एम्प्लॉयर है। कौन रिसीव कर रहा है, मिस्टर ए जो कि एम्प्लॉय है। तो ये 2000 सैलरी में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, यस और नो। ये 2000 सैलरी में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, यस और नो। नो, ये पर्सनल। It is not taxable under the head income from salary, not taxable at all, because ये जो सैलरी, ये जो इनको मिस्टर बी ने एज ए एम्प्लॉय अपने कंपनी में अपॉइंट किया है, अपने घर पे अपॉइंट किया है क्या एज ए एम्प्लॉय, बताओ। इनको मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहां पे अपॉइंट किया एज ए एम्प्लॉय, ऑफिस में। तो मिस्टर बी जो है, मिस्टर ए जो है, ऑफिस में जो काम करेंगे उसके बदले जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी इनकम है। अब ये तो उनको क्यों मिल रहा है 2000, मिस्टर बी का पर्सनल कंप्यूटर ठीक करने के लिए मिल रहा है। तो पर्सनल चीजें है, ये पर्सनल जो है, क्या मिस्टर बी ने मिस्टर ए को अपने घर पे उनको पर्सनली अपने घर पे अपॉइंट किया था क्या, नहीं। तो ये जो 2000 है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। वही चीजें यहाँ पे बोली गई, एवरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर हिज सर्विस रेंडर्ड वुड बी टैक्सेबल एज एम्प्लॉय। मतलब सर्विस, जो भी सर्विस वो ऑफिस में दिए हैं, ऑफिस में उस सर्विस के बदले जो भी पेमेंट मिलेगा वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप टू बी टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, देयर शुड बी एम्प्लॉयर, मतलब ये कंडीशन है, देयर शुड बी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। चाहे आप एम्प्लॉयर में भी फुल टाइम एम्प्लॉय में भी फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर में भी ऑपरेटिंग इन इंडिया और अब्रॉड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, अब जरा ध्यान देना, एक कंपनी का डायरेक्टर है, उसको जो सैलरी मिलती है, कंपनी के डायरेक्टर को सैलरी मिलती है या नहीं मिलती, पहले आप ये बताइए। क्या कोई कंपनी का डायरेक्टर है उसको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती, उसको कोई रेम्युनरेशन मिलता है या नहीं मिलता है, मिलता है या नहीं मिलता। चलिए, तो कंपनी का डायरेक्टर वाला सैलरी अगर मिलता है, यस, तो आप मुझे ये बताएंगे कि वो सैलरी में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, यस और नो। If a director received a salary or remuneration from its company, then whatever amount received by director is taxable under the salary or not. सैलरी में टैक्सेबल होगा या नहीं, आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। डायरेक्टर को जो सैलरी मिली है वो अंडर द एड सैलरी में टैक्सेबल होगी या नहीं। तो अब मैंने आपको एक चीज याद हो, स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से बता रहा हूँ बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये टैक्स। और जब आपको लगने लगे सर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बेटा 1 मिनट रुकना और अपने आप से पूछना कि क्या सर हम सच में सही जा रहे हैं। तो तो अब मैं आपको बता दूं, जो डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिलेगा वो सैलरी हेड में नहीं टैक्सेबल होता। सर क्या आप कुछ भी अभी इतना देर से यही बताया कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप ये हो तो सैलरी में टैक्सेबल क्यों नहीं होता, ये आपका होमवर्क का टास्क। और मैं कुछ लोगों का नाम बता रहा हूं जिनकी सैलरी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। ये आपका टास्क है, इंटरनेट है आपके पास अवेलेबल है, आप ये पता करेंगे कि कितने टाइप के डायरेक्टर होते हैं और कौन से डायरेक्टर की सैलरी सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है और कौन से डायरेक्टर की सैलरी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है।
ये आपका टास्क है। और भी कुछ लोग पर्सन है जिसकी है सैलरी, सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती। एक तो आपका MP एंड MLA, और एक आपका डायरेक्टर, पार्टनरशिप फॉर्म, जजेस, कोर्ट के जज, ये सारे लोग हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं बताऊंगा जिनकी सैलरी सैलरी में टैक्सेबल नहीं हुई। तो फिलहाल आपका आज का टास्क क्या है? टास्क ये है कि आपको पता करना है कितने टाइप के डायरेक्टर हैं, और कौन से वाले डायरेक्टर की सैलरी सैलरी में टैक्सेबल होगी, और कौन से वाले डायरेक्टर की सैलरी सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूं। आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट करते रहें, बाद में ऐसा न बोलें कि सर टाइम कम मिला, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन होने में, खत्म होने में एक आध लेक्चर और, दो लेक्चर तो और लगेगा कम से कम, पूरा ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे आप कहीं ना कहीं जॉब तो जाके करने वाले हैं, और जॉब अगर आप करने वाले हैं, सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। और सैलरी अगर मिलने वाला है तो आपको टैक्स भरना ही भरना होगा। बराबर है कि नहीं? और टैक्स अगर आपको भरना है तो आपको टैक्स के बारे में, सैलरी से रिलेटेड टैक्स के बारे में पता होना ही चाहिए। इसलिए ये सैलरी चैप्टर आपको पता होना चाहिए, ताकि आप पता कर सके कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह से आप सेविंग करेंगे तो आपको टैक्स में फायदा होगा, किस तरह से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 59, 60, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 और 35 लगाया आपका, 41, 42, 43, 44 चिन्मयी, यस, खुशी है, और रीना राजू, रीना 21, 21 स्टार्टेड। तो कल प्रेजेंट है तो कल अटेंडेंस बोलना चाहिए, कल मेरा लेक्चर ही नहीं था आपका, तो कल कैसे आप प्रेजेंट थे? रोल नंबर 21, कल मेरा लेक्चर नहीं था। 32 लगाया बेटा आपका, कितनी बार बोलोगे?
और किसी का अटेंडेंस? और किसी का अटेंडेंस मिस होगा क्या? रोल नंबर 20। सर रीना राज सर। हाँ सर रीना भी 20 प्रेजेंट है। क्या? 46 हाँ रीना हाँ राज लगा सर। दिया, रीना लगा दिया, वही लगा दिया। आपने वहां पे लिखा, वहां पे चैट बॉक्स में तो देख ही रहा हूँ ना मैं। हाँ हाँ। थैंक यू। चलिए, और किसी का मिस नहीं हुआ ना? चलिए बीबीआई का ले लेता हूँ मैं अटेंडेंस। रोल नंबर 1, बीबीआई वाले। रोल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, प्रेजेंट सर। 24। हाँ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 23, 20, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49। और किसी का अटेंडेंस हुआ क्या बीबीआई में? सर रोल नंबर 22। 32 लगाया ना बेटा? कितनी बार आप बोलोगे लगाया? सर 32 22। बोला ही नहीं क्या आपने? 22। हाँ 22। 22 तो लगा। हाँ लगा दिया। चलो और चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखें आप लोग अपना। स्टे सेफ, हेलो स्टे सर। हेल्दी। बाय बाय एवरीवन।